हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है योगेश साहू और मैं लेकर आ रहा हूं बीएससी थर्ड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो सीरीज़, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके लगभग हर साल पूछे जाते हैं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो इन सभी वीडियोज़ को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं और वह प्लेलिस्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी। इस तरह से आपको लिखा हुआ है बीएससी थर्ड इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसमें आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने किसी वीडियो को मिस किया है तो आप वहाँ पर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले भी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ा चुके हैं और ऑक्टाहेड्रल के केस में किस प्रकार से स्प्लिटिंग होता है उसको बता चुके हैं। टेट्राहेड्रल के केस में बता चुके हैं और हम बता चुके हैं स्क्वायर प्लेनर के केस में कैसे स्प्लिटिंग होता है इसके बारे में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जिसे बार बार एज इट इज पूछा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझाइए या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बताइए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बताइए। इस तरह से इसके अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक अन्य जो क्वेश्चन बनता था उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहला क्वेश्चन बनता था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आखिर होता क्या है, उसके प्रमुख परिकल्पनाओं को बताइए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट्स को हमने वहाँ पर समझाया था। उस वीडियो को आई थिंक आपको पढ़ने से ही सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए और फिर सिर्फ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना करना, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही एक पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वह लास्ट में भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा होता क्या है। इसे आप देखें तो क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन में निम्न ऊर्जा तल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह बताया गया था अबाउ के द्वारा। यह आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 12th 11th से, है ना। तो ये चीज़ें आपको मालूम होंगी। इस प्रकार जो T2G कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और EG कक्षकों में ऊर्जा का अवशोषण करता है। देखिए, हमने आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताया था। ऑक्टाहेड्रल के केस में होता क्या था कि यह दो ऊर्जा के स्तरों में बढ़ जाता था। एक बोलते थे हम EG जो कि ऊपर में रहता था, 2 ऑर्बिटल का सेट हुआ करता था, है ना। और 3 ऑर्बिटल का सेट जिसे हम T2G कहते हैं वह नीचे रहा करता था। इस तरह से अब इसमें जो है यहाँ कर का पूरा गैप था, यानी कि EG और T2G के ऊर्जा का जो गैप था उसे आप डेल्टा नोड से शो करते थे, है ना। बीच में क्या होता था, बेरी सेंटर होता था और इस बेरी सेंटर से आप इसकी ऊर्जा की तुलना करते थे। तो यह जो ऊर्जा हुआ करता था उसका मान आपने कहा था +0.6 डेल्टा नोड, है ना। और यहाँ के लिए आपने क्या कहा था, यहाँ के लिए कहा था -0.4, ठीक है, डेल्टा नोट। तो ये वैल्यू आपने देखी थी। अब इसी में यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसमें बोला गया है कि T2G में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। चूँकि जो T2G है वह इस बैरी सेंटर की एनर्जी से कम है, इसलिए यह ऊर्जा का त्याग करेगा और वह ऊर्जा का त्याग करने के कारण जो इसकी एनर्जी है कम होती है बैरी सेंटर से। यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। और जबकि जो EG है यह बैरी सेंटर से अधिक ऊर्जा वाला है, बैरी सेंटर से कुछ ऊर्जा ग्रहण करेगा और हायर एनर्जी लेवल में यह चला जाता है। तो इतना ही चीज़ उसमें बोला गया है। होप आपको इतना समझ में आ चुका है ना। जिसको एनर्जी मिलता है वह ऊपर चला जाता है, अब जिसको एनर्जी नहीं मिलता है बेचारा नीचे बैठा रहता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे देखें तो इस तरह जो कुल ऊर्जा निष्कासित होती है उसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। CFSE जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के नाम से उसको जाना जाता है। जिस संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। यह तो एक फैक्ट है, आपको याद रखना ही चाहिए कि स्थायीकरण ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। अष्टफलकीय संकुलों के DX आयन के विन्यास के लिए बात की जा रही है। यहाँ पर T2G और EG
यहाँ पर ऊपर में P और Q से शो किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये T2G आपके ऑर्बिटल्स हैं। इस ऑर्बिटल्स में P की इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करता है और EG जो ऑर्बिटल है उसमें Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ऐसा यहाँ पर आपको विन्यास देखने को मिलता है। इस विन्यास वाले जो धातु आयन हैं उनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना के लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है। अगर अष्टफलकीय संकुल है तो ये वाला फार्मूला आप अपनाएंगे, अगर चतुष्फलकीय संकुल है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले में आप क्या देख रहे हैं, CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू -0.4P प्लस 0.6Q डेल्टा नोड प्लस MP। अब कई बार होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में फार्मूला भूल जाते हैं। तो इसमें भूलने वाली क्या चीज़ है, आप देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप पढ़ चुके हैं पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ पर का बेरी सेंटर से जो गैप होता है EG का, उसे आपने कहा था +0.6, तो उसी को तो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें 0.6 और साथ में Q लिख दिया है जो कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पर जो गैप हुआ करता था उसे आप बोलते थे -0.4 डेल्टा नोड, है ना। तो इसको यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, लिख दिया है -0.4, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ करती थी उसे आप P से शो करते थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, प्लस में MP भी डाल दिया है। तो MP का क्या मतलब होता है सर बोलेंगे, तो MP का जो मतलब होता है वह है M यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके पेयरिंग में है और कितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में, उसे M से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो P है वह पेयरिंग एनर्जी यानी कि युग्मन ऊर्जा को शो करता है। ठीक है, तो युग्मन ऊर्जा को तो आपको पता नहीं होता है, तो इसे आप सिंपली P ही लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या को आप देखकर ही बता सकते हैं। तो इन सब वैल्यूज़ को आप पुट करते हैं। ठीक है, चलिए हम विभिन्न मानों को रख कर आपको दिखाते हैं, और क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही पूछेगा। कुछ एग्जांपल दे देंगे, जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन, D3 कॉन्फ़िगरेशन, या फिर D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना कीजिए। इस तरह से आपसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आगे बताएंगे। सभी संभावित प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला था, उस फार्मूले में आपको वैल्यू रखना है। फार्मूला क्या है, -0.4 इंटू P प्लस 0.6 इंटू Q डेल्टा नोट प्लस MP, ये आपका फार्मूला है ना। और आपके पास अगर D0 है मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ना T2G में भरेगा इलेक्ट्रॉन, ना ही EG में भरेगा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका मतलब P की वैल्यू होगी आपकी 0, Q की वैल्यू भी होगी आपकी 0, जो आपका M है उसकी वैल्यू भी 0। कहाँ पेयरिंग होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयरिंग तो क्या एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं भर पाया है ना। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो P की जगह अगर आप 0 लेते हैं, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से कर लें दुनिया का, वह 0 ही आता है। ठीक है, अब इसमें भी देखें Q की वैल्यू भी 0 है तो यह भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर M बचा, पेयरिंग भी 0 है, मतलब पूरा का पूरा आपको मिलेगा 0 आंसर, है ना। यानी कि इसमें 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, आगे देखें हम कि और कैसे आपको सॉल्व करना है। दूसरा आप देखेंगे D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। D3 कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास जो विन्यास मिलने वाला है, T2G में आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, AG में 0 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ऐसा कैसे हो रहा है, देखिए आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है T2G एक लो एनर्जी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो अबाव के नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन आप लोअर एनर्जी लेवल में भर देंगे, ऊपर में जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, है ना। तो इसलिए T2G 3 बोला है और EG 0 बोला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिनिए, 1 2 3, है ना। तो P = 3 लिख दिया, और वहीं आप EG सेट में देखिए तो EG में क्या है, एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है तो मतलब 0 है ना। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर इतना को आप ना लिखें तो ऊपर भी चलेगा, इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर M की वैल्यू को देखिए, M आपको ध्यान में रखना है।
एम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एम आपका कहीं भी पेयरिंग दिख रहा है क्या? एक भी? तीनों के तीनों अकेले हैं, मतलब यहाँ पर जो पेयरिंग है वह जीरो है ना। तो एम की वैल्यू भी आप जीरो ले लेंगे। और जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या को या किसी भी संख्या हो तो वह मान जीरो ही मिलता है, इसलिए इतने का मान जीरो मिल जाएगा। यानी कि इतने को आप हटा सकते हैं प्लस में है तो, है ना। अब यहाँ पर देखिए 0.4 इंटू पी और 0.6 इंटू क्यू, तो इसमें पी और क्यू की वैल्यू रखते हैं तो अपने को पी में क्या मिल रहा है? पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है, उसकी संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर आपने 3 ऐड कर दिया, यानी कि माइनस 0.4 को आप एज इट इज़ लिखेंगे, फिर पी के जगह आप 3 लेंगे, फिर आप प्लस लिखेंगे और फिर 0.6 इंटू और क्यू, यानी कि ईजी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ईजी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और डेल्टा नोड यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? फिर से एक बार 0 का गुणा हो रहा है, तो इसके लिए आप 0 लिख देंगे। अब इसको आप गुणा करके देखिए तो वैल्यू मिलेगा 1.2 डेल्टा नोड, जो कि माइनस में रहेगा, ठीक है। अब इसे DQ के फॉर्म में लिखेंगे तो -12 DQ लिख सकते हैं आप। ये दशमलव हट जाता है, आपको पता होना चाहिए, दशमलव के बाद का एक संख्या आगे निकल कर आ जाता है अगर DQ के फॉर्म में आप लिखते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी आपके डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम तीसरा वाला टॉपिक देखते हैं, यानी कि तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? D4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन आप फिल करने जाएंगे तो कैसे फिल होगा? ऊपर में आपके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नीचे में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो यहाँ पर आपका जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है या प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इस पर ये चीज़ें निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए देखते हैं, इसके बाद प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए भी देखेंगे, ठीक है। तो दुर्बल के लिए यहाँ पर क्या विन्यास आपको मिल रहा है कि T2G में आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, EG में 1 इलेक्ट्रॉन। सर ये कैसे बोल रहे हैं आप अगर आपने पिछली कक्षाएं देखी हैं तो आपके लिए हलवा से कुछ नहीं, हलवा से ज़्यादा कुछ नहीं है ना। क्योंकि हमने पिछली कक्षा में आपको क्या बताया था कि आपके पास जो 2 ऑर्बिटल्स का सेट प्राप्त होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के फलस्वरूप। हम ऑक्टाहेड्रल के केस में बात कर रहे हैं तो T2G नीचे में होता है जो कि 3 ऑर्बिटल का सेट है और EG ऊपर में होता है जो कि 2 ऑर्बिटल का सेट है ना। तो अब जब दुर्बल फील्ड लिगेंड है तब की स्थिति में ये स्प्लिटिंग बहुत कम होता है, हमने कहा था। तब अभाव के नियम के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे 1 2 3। अब इसके बाद इसी में पेयरिंग नहीं हुआ क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है बहुत कम है, तो मैं तो ऊपर जाऊंगा कहकर ऊपर चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर में भर जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, जो T2G सेट है उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है और ऊपर में भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है। यानी कि T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को P से शो करते थे, तो T2G P था, वहाँ पर P की जगह 3 लिख दिया है और EG में ऊपर में 1 लिखा है क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं P की वह 3 मिली है, Q की वैल्यू 1 मिली है और इनको तो आपको ध्यान नहीं देना है। सीधे M की वैल्यू देखें, कोई भी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या? नहीं है, मतलब आपका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में मान रख के देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मान रखते हैं तो 0.4 -0.4 एज इट इज़ लिख देंगे। P की वैल्यू 3 है, लिख दिया, प्लस 0.6 तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो Q की वैल्यू है वह 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, डेल्टा नोट, और M की वैल्यू हमने 0 ली है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे इंटू P। तो इतना चीज़ें समझ में आ गई। अब इसमें सिर्फ आपको सॉल्व करना है, आप गुणा करेंगे तो -0.6 डेल्टा नोट मिलेगा और इसे आप -6.0 DQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इसी एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि प्रबल लिगेंड के उपस्थिति में होगा, ठीक है। तो प्रबल लिगेंड अगर रहता है तब क्या होता है, यहाँ पर देखिए निम्न चक्रण संकुल में जो D4 विन्यास होता है वह, यानी कि निम्न चक्रण आपका वही प्रबल लिगेंड के केस में होता है जिसमें आपका स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे क्योंकि जानते हैं आपके ऊपर में 2 ऑर्बिटल का सेट, नीचे में 3 ऑर्बिटल का सेट, यह स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन अभाव के नियम के अनुसार नहीं भरेगा। चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2
3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो यहीं पर एक पेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पर आपकी m की वैल्यू कुछ मिलती है, यहाँ पर देखेंगे। चलिए एक बार फिर आपको डिस्कस कराते हैं। p की वैल्यू क्या होगी, T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आपके 4 हैं, तो आप यहाँ पर p की वैल्यू 4 लिखेंगे। q में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी वैल्यू 0 होगी, और m की वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज़ को फिर आप रखेंगे -0.4 प्लस p 0.6 इंटू क्यू डेल्टा नॉट प्लस MP इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो आपको जो मिलेगा P की जगह आप लिख रहे हैं 4 और Q की जगह आप लिख रहे हैं 0 और M की जगह लिख रहे हैं 1, तो ये वाला जो पूरा अब गुणा करेंगे तो 1P मिलेगा, यानी कि P ही लिखते हैं उसको, है ना। अब यहाँ पर जो है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब बचा ये, इसको गुणा करने पर 1.6 डेल्टा नोट मिला, तो प्लस में आपको P लिख देना है क्योंकि प्लस में P बचा था ना यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं, इसे आप खुद भी कर सकते हैं आगे का। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, समझिए, और इसको आप बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। यह D6 आयन वाला भी इजी है, वही चीज़ें हैं, वही रूल को फॉलो करना है, कोई भी अंतर नहीं है। हम डायरेक्ट अब आपकी टेट्राहेड्रल में जाते हैं, जहाँ तक निम्न चक्रण उच्च चक्रण संकुल क्या होता है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट से संबंधित क्लास लेंगे केमिस्ट्री की, तो उसमें इसको ऐड कर देंगे। आप वहाँ पर सर्च करेंगे हाई स्पिन या फिर उच्च चक्रण संकुल दुर्बल लिगेंड या फिर निम्न चक्रण संकुल आप सर्च करेंगे बाय योगेश साहू सर, तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे टेट्राहेड्रल के केस में चलते हैं कि कैसे आप इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला होता है, इसमें होता है -0.6 डेल्टा टी इंटू पी प्लस 0.4 इंटू डेल्टा टी इंटू क्यू। यहाँ पर जो m इंटू पी था वो नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चेंजेस हुआ है, जो प्लस में था उसको माइनस में और जो माइनस में था उसको प्लस में कर दिया है, जबकि जो p का जगह है वह वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जो -0.4 डेल्टा टी था तो 0.4 डेल्टा टी को इधर रख दिया है और यहाँ पर 0.6 डेल्टा नोट था उसको यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, जब आप सुधार करते हैं तब यहाँ पर -0.6 और जो P है, यानी कि आप डेल्टा टी को कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल देते हैं कोष्ठक के, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। बस इतना ही चीज़ आपको करना है यहाँ पर। फिर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा नोट। अतः समीकरण 1 में आप इस वैल्यू को रखेंगे, डेल्टा जो टी यहाँ पर दिया गया है वहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर तुलना कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, जब आप इस वैल्यू को रख देते हैं डेल्टा टी की तो क्या मिलता है। -0.6 सेम का सेम रहेगा, फिर गुणा में P सेम रहेगा, 0.4 इंटू क्यू ये भी सेम रहेगा। उसके बाद क्या है आपका 0.45 डेल्टा नोट, जो कि हमने डेल्टा टी की जगह रखा है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर, है ना। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट लग रहा है आपको, आपके समझने में कोई दिक्कत हुई है, सारी चीज़ें एक एक करके लाइन बाय लाइन समझाया गया है, तो थोड़ा आप वीडियो को पीछे कर लीजिएगा अगर डाउट है तब, और वापस से देखिएगा, आपको कंफर्म समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसे डेल्टा नोट को डी क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता है जो दशमलव के बाद एक संख्या है उसको आगे लिख देना होता है, यानी कि 4.5 डी क्यू। यहाँ पर आपको सेम मिलेगा इतना टर्म। ठीक है, ऊपर के जैसा, इतना जैसा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, यानी कि जो फाइनल फार्मूला आपको मिला वह आप इस रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। D0 आयन के लिए अगर आप D0 विन्यास के लिए करते हैं तब की स्थिति में आपकी जो P की वैल्यू है वह भी 0 मिलने वाली है और जो Q की वैल्यू है वह भी 0 मिलने वाली है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी आपका 0 ही मिलने वाला है, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। D3 के लिए हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको जो विन्यास मिलेगा वह मिलेगा E2 और T21। ई में आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। आपको पता है टेट्राहेड्रल के केस में जो T2G होता है वह ऊपर में चला जाता है और जो EG सेट होता है ना वह नीचे में चला जाता है ना।
तो सबसे पहले अब देखिए आपके नीचे में क्या है, 2 ऑर्बिटल्स हैं। जब नीचे में 2 ऑर्बिटल्स हैं तब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर दुर्बल फील्ड लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड दोनों ही कार्य कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, आपको शो कराना है। यहाँ पर जो शो कराया गया है कि यह दुर्बल फील्ड लिगेंड है, तब यहाँ पर अभाव के नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसे ऊपर में फिल कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको जो P की वैल्यू मिली है वह 2 मिली है और जो Q की वैल्यू मिली है वो 1 मिली है, यहाँ पर उसको लिखा गया है। ठीक है, तो ऊपर की जितनी चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आगे हम देखते हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर उन वैल्यूज़ को रख देते हैं, -0.6 और जो P की वैल्यू है वो मिली है 2 प्लस 0.4 इंटू जो Q की वैल्यू मिली है वह 1 और डेल्टा T। ठीक है, तो लास्ट में आप डेल्टा T लिख कर देते हैं, यही वाला फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको गुणा करना है और जोड़ना है। जो वैल्यू मिलेगी आपको ये मिलेगी 0.8 डेल्टा T। डेल्टा नोट की फॉर्म में चेंज करना है तो आपको पता है कैसे करना है, हमने जो फार्मूला अभी डेल्टा नोट में चेंज करके बताया था बस वही काम करना है। डेल्टा T की जगह आपको 0.45 डेल्टा नोट का गुणा कर देना है और इसको DQ में चेंज करना है। तो जो पहला है दशमलव के बाद उसको आगे ला देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 है तो इसको 3 को यहाँ पर आगे ला दिया है 0 से दशमलव से। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको करनी है। आप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बच्चों को कन्फ्यूज़न कहाँ होता है एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है फार्मूले में। जैसे आपका ऑक्टाहेड्रल के केस में जो फार्मूला है वह टेट्राहेड्रल के केस में जो फार्मूला है उससे जस्ट अपोजिट है ना। तो आपको इसको कई बार लिखना है और याद करना है, फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। आपको जो होमवर्क दिया है उसे प्रैक्टिस भी करिएगा, इससे आपकी याददाश्त जो है बढ़ जाता है उस टॉपिक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम D4 विन्यास के लिए देख लें। तो D4 विन्यास में क्या होता है, यह आपका लास्ट एग्जाम्पल है, फिर आगे इसमें आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो D4 के लिए आप देखें, D4 आयन के लिए जो विन्यास होगा वह इजी सेट में 2 इलेक्ट्रॉन और T2 सेट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब लो फील्ड लिगेंड है तब। ठीक है, यहाँ पर P की वैल्यू 2 मिल गई, Q की वैल्यू 2 मिल गई, तो आपको फार्मूले में P की जगह 2 और Q की जगह 2 लिखना है और कुछ नहीं करना है। गुणा करने पर आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। अब डेल्टा T को डेल्टा नोड में चेंज करना है तो 0.45 का गुणा कर देना है जो वैल्यू मिला है। अगर DQ में चेंज करना है तो एक यहाँ पर जो है उसे आप दशमलव से आगे ले जाएंगे, 1.8 आपका DQ फॉर्म में आंसर आ गया। तो अगर आपके क्वेश्चन डेल्टा T में पूछा गया है तो आपको उसको ध्यान में रखना है। अगर आपको डेल्टा T में पूछा है तो आपको इधर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि डेल्टा नोड में पूछ दिया तब आप इसे कन्वर्ट करके बताएंगे। ठीक है, D5 के लिए आप खुद से करेंगे और इससे आगे भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, 6, 7, 9 दिया है, तो इन सारे चीज़ों को आप करेंगे। ठीक है, आपका यह टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। हाँ, एक और चीज़ हमारा छूट रहा है कि हमने बोला था क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन कई तरह से पूछे जा सकते हैं, जिसमें से अगर पहला टाइप बोलें तो इसमें क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या है यह पूछा जाएगा, है ना। हम यहाँ पर लिख कर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या है और इसका महत्व को समझाइए और आगे लिखेंगे D0 और D3, D4, D5, D9 इस विन्यास वाले धातु आयनों के लिए अष्टफलकी तथा चतुष्फलकी क्षेत्र में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि CFSE की गणना करिए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके अतिरिक्त और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वह क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप मैं बोलूँ तो इसमें सिंपली पूछा जा सकता है कि CFSE की गणना प्रबल क्षेत्र अष्टफलकीय संकुल के लिए कीजिए, यानी कि प्रबल क्षेत्र भी ऐड यहाँ पर किया है, तो इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और बन भी चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा पर टिप्पणी लिखने को बोलता है, आपके ज़्यादा मार्क्स का होता है तो आपको इस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई को आपको
क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, सारे के सारे नहीं लिख देना है वहाँ पर, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही लिखेंगे, ठीक है। और चतुष्फल के संकुल के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखिए, यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उसकी जगह भी आप इसे लिख सकते हैं, है ना। उच्च स्पिन या निम्न स्पिन D5 अष्टफल की संकुल पूछा जा सकता है ना। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।